नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। पिछले वर्ष का 2021 में योग का आपका जो पेपर हुआ था उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पे हमने चर्चा कर ली है, आगे का भाग हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, योग वशिष्ठ के अनुसार आधि और व्याधि क्या है। तो इस तरह के प्रश्न में वही एलिमिनेशन मेथड का या डायरेक्ट यदि फैक्ट आपको याद है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो आदि और व्याधि के बारे में हमें पता है, एक प्रकार के रोग हैं। व्याधि आपका शारीरिक रोग है, आदि आपका मानसिक रोग है। तो ये रोग है, तुम देखिए कि ये ज्ञान के दो कारण, रोग कभी भी ज्ञान का कारण नहीं होता है आपका, तो इसको आप हटा सकते हैं। दुख के दो कारण हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि रोग होगा तो हमें दुख होगा। इनसे निवृत्ति, निवृत्ति मतलब होता हटना, यदि इन दोनों की निवृत्ति हो जाएगी तो सुख होगा, सही बात है। इन दोनों का पूर्णतया क्षय हो जाएगा तो मोक्ष होगा, ये भी सही बात है। और इनसे निवृत्ति दुख स्वरूप है, भाई ये रोग है, रोग से निवृत्ति दुख स्वरूप थोड़ी होती हो, तो सुख स्वरूप है। तो बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बस आधि और व्याधि का आपको अर्थ पता होना चाहिए था, उस सामान्य ही अर्थ से कि ये एक रोग स्वरूप है, उस अर्थ के आधार पर भी आप इस क्वेश्चन को ठीक कर सकते थे। तो इसमें पहली पंक्ति गलत है आपकी और ई वाली गलत है, तो बी सी डी ये तीन आपके ठीक हैं, तो आपको फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सी डी। ये दुख के कारण है, इनकी निवृत्ति सुख स्वरूप है, इनका पूर्णतया क्षय हो जाएगा तो मोक्ष स्वरूप है। आगे देखिएगा, आगे फैक्ट पूछा है आपसे, द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कि जो सेल की खोज है सबसे पहले वो किन्होंने की थी, वो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। ये फैक्ट आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। वाटसन एंड क्रिक ने आपकी डीएनए की खोज की थी। बाकी जो पार्ट आपके जैसे एंटन वैन इत्यादि हैं, ये सब आपके बायोलॉजी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उतने कोई खास इनकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इन दो को आप याद रख सकते हैं, रॉबर्ट हुक वाला, वाटसन एंड क्रिक वाला जो था ये डीएनए की खोज से संबंधित है। आगे देखिएगा, महर्षि दयानंद ने संन्यास की दीक्षा कहाँ और किससे ली। तो ये जो प्रश्न है इसके ऑप्शन आपके गलत दिए हुए हैं, इसलिए यूजीसी ने इस प्रश्न को हटा दिया है आपका, क्योंकि यहाँ पर जो संन्यास की दीक्षा थी महर्षि दयानंद जी के द्वारा वो गुजरात के अंदर ली गई थी, और यहाँ पे गुजरात का ऑप्शन नहीं है। इस कारण से क्वेश्चन गलत है, आप भी छोड़ दीजिएगा, इस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नाद बिंदु उपनिषद के अनुसार ये अलग अलग 12 मात्राएं आपकी आती है नाद बिंदु उपनिषद के अंदर। तो उन 12 मात्राओं में अलग अलग मात्राओं का नाम पूछा है नंबर के हिसाब से, कि दूसरी का क्या है, 10वीं का क्या है, 12वीं का क्या है। आप देखेंगे कि पूर्व वर्ष के जो प्रश्न पत्र हैं इनमें इन मात्राओं से लगभग लगातार प्रश्न आते रहे हैं, और इस पेपर में भी 2 प्रश्न हैं आपके जो इस नाद बिंदु उपनिषद की मात्राओं से आए हैं। ये फैक्ट है, सीधा कर आपको याद होगा तो आप कर पाएंगे। जैसे द्वितीय जो मात्रा है आपकी वो विद्युत मात्रा है, ये थोड़ा गलत लिखा है, विधुन, विधुन नहीं होकर विद्युन मात्रा, ठीक है, विद्युत वाली है आपका, पातंगी नहीं है। 10वीं मात्रा जो है वो धृति है आपकी, और 12वीं मात्रा प्रसिद्ध है आपकी, ब से ब याद रख सकते हैं, तो 12वीं ब्राह्मी। तो ब्राह्मी सबसे लास्ट वाली जो मात्रा है आपकी वो ब्राह्मी है, इसलिए आपका ए सी और ई ये तीनों आपके ठीक हो जाएंगे। अगला प्रश्न बहुत ही सामान्य है, आयुर्वेद के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। आपके 6 हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, रसायन। इनके नाम भी पूछ सकते हैं आपसे, सीक्वेंस आदि कुछ नहीं है, या नाम याद रख सकते हैं आप। इन्होंने संख्या पूछी है, बहुत ही सामान्य है, 6 प्रकार के रस आपके आयुर्वेद के अनुसार होते हैं। अगले प्रश्न में आपकी क्रियाएं दी हैं, यौगिक मुद्राएं हैं आपकी ये, और उनको किस किस शरीर के अंग से जुड़ी हुई है वो आपको बताना है। ये भी बहुत ही कॉमन सेंस का पार्ट है। वैसे तो प्रसिद्ध है, जालंधर बंद है आपका कहाँ पे लगता है ये भी आप जानते हैं, उड्डयन बंद के भी, मूल बंद के भी। फिर भी मान लीजिए यदि कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको नहीं पता है कि वो कहाँ पर आपके संबंधित है या उसका अर्थ, तो आप शब्दों से भी मैच कर सकते हैं। जैसे जिह्वा बंद है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है जीभ और तालु, तो जीभ और तालु के आधार पर आपका डी का सेकंड हो जाएगा, ठीक है। डी का सेकंड देखें तो चलो कईयों में है आपका, और देख सकते हैं। जालंधर बंध है आपको पता है कंठ से संबंधित है, उड्डयन बंध है आपका उदर से संबंधित है, मूल बंध आपका मूल मतलब गुदाद्वार, ये भी आपका मैच होता है सी का फोर्थ। ये बहुत ही सामान्य प्रश्न था, उस हिसाब से आपका सेकंड ऑप्शन बनेगा, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का सेकंड।
अगला प्रश्न है आपका कि प्राणायाम के अभ्यास का परामर्श दिया जाता है। ये हठ योग के कई ग्रंथों में ऐसा आता है, एक क्रम दिया जाता है कि आप पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें। तो सामान्यतः सबसे पहले आसन करने के लिए कहा जाता है। तो आसन के बाद हम कुछ शुद्धि आदि करते हैं यदि कफ बढ़ा हुआ हो, फिर नाड़ी शुद्धि करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं। तो उतनी सब चीज़ें तो नहीं लिखी हुई है, हो सकता है आगे किसी प्रश्न में लिख दें आपका। तो यहाँ पे बस इतना ही है कि प्राणायाम का अभ्यास किसके बाद करना चाहिए। षटकर्म से पूर्व नहीं है आपका, षटकर्म के बाद ही किया जाता है। आसन में दक्षता से पूर्व कि आसन से पहले, ये भी नहीं है, सबसे पहले आसन किया जाता है। प्रत्याहार आदि तो प्राणायाम के बाद की स्थिति है। तो आसन में दक्षता के पश्चात, जब आसन आपका स्थिर हो जाए, आप उसमें निपुण हो जाए, परफेक्शन आपका आ जाए, उसके बाद ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। इसमें अगर वो और कठिन करना चाहते तो आसन, फिर आसन के बाद षटकर्म, फिर नाड़ी शुद्धि, फिर प्राणायाम, ये चार देके उनका क्रम पूछ सकते थे। तो इसी क्रम में जैसे मैंने आपको बोला, पहले आसन करेंगे, फिर षटकर्म आदि करेंगे, फिर नाड़ी शुद्धि करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। तो बीच की चीजें ना देख इन्होंने आसन और प्राणायाम के संदर्भ में पूछा। ये तो योग दर्शन की दृष्टि से भी प्रसिद्ध है आपका, तस्मिन स्थिति तस्मिन सति श्वास प्रश्वास यो गति विच्छेद प्राणायाम, कि जब आसन आपका स्थिर हो जाए, स्थित हो जाए, उसके पश्चात ही आपको प्राणायाम करना चाहिए। तो कई प्रकार के ग्रंथों के कॉमन सेंस के या फैक्ट के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर कर सकते थे। योग दर्शन से आपका अगला प्रश्न है, योग सूत्र के अनुसार इनका सीक्वेंस आपको स्थापित करना है। तो वो आपके 9 प्रकार के जो विक्षेप आते हैं, व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य इत्यादि करके, तो उनके बारे में पूछा है। तो इन विक्षेपों से भी लगभग प्रश्न आते रहते हैं। 9 विक्षेप हैं, 5 उपविक्षेप हैं, तो आपको उनको अच्छे से देख लेना चाहिए, उनकी परिभाषा भी देख लेनी चाहिए। तो व्याधि, स्त्यान, व्याधि तो नहीं दिया, तो स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य और भ्रांति दर्शन। और ये भी याद रखना है कि सीक्वेंस में ऐसा नहीं है कि जैसे लिखा है वैसे ही दें। जैसे व्याधि, स्त्यान, संशय, ये 3 हम लें तो वैसे तो व्याधि, फिर स्त्यान, फिर संशय। अगर मान लीजिए ऑप्शन में आपका स्त्यान ना दिया है, मतलब यहाँ पे स्त्यान ना लिखा हो और व्याधि और संशय लिखा हो, तो इन 2 में भी पहले आपको व्याधि फिर संशय करना। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि बीच में स्त्यान तो दिया नहीं तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, इस तरह की चीजें नहीं करनी। जो दिए हैं, जो भी दिए हुए उनमें क्या क्रम बन सकता है, उनमें कौन पहले दिया है सूत्र के अनुसार और कौन बाद में दिया है। और ये सब चीजें आपको मूल सूत्र के अनुसार देखनी है, क्योंकि योग सूत्रों से सीक्वेंस के आधार पे लगातार प्रश्न आते ही रहते हैं। तो उसमें आपको लॉजिक नहीं देखना है कि इसमें कौन पहले बनेगा, लॉजिकली कौन बाद में बनेगा। सूत्र में जो दिया है बस उस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो जहां पर भी बल्क में आपके शब्द दिए रहते हैं तो सूत्र के अंदर, तो वहां पे आपको सीक्वेंस पे फोकस अवश्य करना चाहिए। अगला प्रश्न तैत्तिरीय उपनिषद का है। इस बार आपके देखेंगे प्रश्न पत्र में पंक्तियां काफी पूछी गई हैं, तो हर पंक्ति को याद करना संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी उपनिषदें हैं। 10 प्राचीन उपनिषद हैं, फिर 8 योग उपनिषद हैं, हठ योग के ग्रंथ हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, जो सुझाव आपको, जो प्रसिद्ध पंक्तियां वो मैंने आपको बताई ही है नोट्स के अंदर, उनको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। दूसरा, शांत मन से आपको पंक्तियों को देखना है कि जैसे मान लीजिए संस्कृत आपको नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। ये तो वाचो निवर्तनते, तो वाच मतलब आपको पता है वाणी, निवर्तन मतलब हटना, निवृत्त हो गया। तो कुछ हिंदी के जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा समान बना के, सिमिलर देख के आपको इनसे अटैच करना है। तो निवृत्त ये शब्द आपको पता है, ये हटना। तो वाच मतलब वाणी होगी, तो वाणी हटती है। अप्राप्य, अप्राप्त, तो अप्राप्त शब्द आपको पता ही है, तो उसी से अप्राप्त। मनसा सह, कि जिसको प्राप्त ना, जिस जहां से वाणी निवृत्त हो जाती है। अप्राप्य मनसा सह, कि जिसको प्राप्त ना करके, किसको प्राप्त ना करके, वही पूछा इन्होंने कि यहाँ पर इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है। तो पहले तो को भाव रखें थोड़ा सा कि आप पंक्ति को समझ पाए। यदि मान लीजिए पंक्ति भी नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आपको क्या फोकस करना है कि तैत्तिरीय उपनिषद में मुख्य रूप से किन पे फोकस किया। तो उपनिषद जितने भी हैं प्राचीन, उन सब में एक ही फोकस आपका, वो ब्रह्म का। तो ब्रह्म की बात की गई है। फिर स्पेसिफिक तैत्तिरीय उपनिषद में देखो तो 3 वल्ली है, शिक्षावल्ली इत्यादि करके। तो शिक्षा का पार्ट यहाँ पर
हो सकते हैं कंफ्यूजन के रूप में आपको, क्योंकि ये पार्ट शिक्षा का है। वहाँ जगत की चर्चा नहीं है, ये भी आपने देखा, कारणकारी की चर्चा नहीं, ये भी है। तो दो पार्ट आपको जो कंफ्यूज कर सकते थे, ब्रह्म और शिक्षा। तो शिक्षा के संदर्भ में केवल 6 नाम वहाँ पर आते हैं आपके, उसके अलावा कोई वैसी चर्चा नहीं है। फिर आपके वे संगीताएं आती है, सब है। तो शिक्षा के बारे में ऐसी कोई पंक्ति वहाँ पे नहीं है जो उसकी विशेषता बताती हो, केवल नामकरण है। ये आपने नोट्स में देखा ही है। तो अब यहाँ पे जो चर्चा आती है मुख्य रूप से उपनिषद में, वो ब्रह्म की आती है, तो इसलिए आप ब्रह्म को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। ये कुछ लॉजिक है आप जिससे आप रिलेट कर पाओगे। पंक्तियां याद करना कठिन है सभी की सभी। आगे देखिएगा, ये भी योग सूत्र से आपका योग, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र टाइप्स ऑफ सोरो आर, कि योग सूत्र में जो दुख के प्रकार दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आधि दैविक, आधि भौतिक, परिणाम दुख, आध्यात्मिक दुख, संस्कार दुख। तो आपको ध्यान होगा सूत्र के दूसरे पाद में 4 प्रकार के दुख वहां पे दिए हैं आपके। तो वहां पर कौन कौन से आपके परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुण वृत्ति विरोधाच दुखम एव सर्वम विवेकिना। दूसरे अध्याय का 15वां सूत्र है, मैंने नंबर भी याद कराया था क्योंकि इंपॉर्टेंट आपका ये। तो वहां पे परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख, ये 4 प्रकार के दुख हैं। इस आधार पे परिणाम दुख और संस्कार दुख 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। अगला प्रश्न हठ योग से है, निम्न में से गोरक्षनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, हाँ, बहुत कॉमन सेंस का। इसमें जैसे हठ रत्नावली है, ये आपको पता श्रीनिवास की है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, वैसे डायरेक्ट फैक्ट याद है तो तुरंत ही आप चुन सकते हैं। मान लो फिर भी नहीं याद है तो जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उनके तो नाम याद रहने ही चाहिए। जैसे घेरंड संहिता घेरंड की है, हठ योग प्रदीपिका स्वात्मराम जी की है। तो इसमें 2 ऑप्शन आपके जो बनते हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति और योग बीज, ये आपके गोरखनाथ या गोरक्षनाथ के द्वारा रचित ग्रंथ है। आप एलिमिनेशन के आधार पर इन सबको चूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, इस क्वेश्चन में एक अलग प्रकार का फैक्ट पूछा है। आपके 6 वैदिक दर्शन हैं, 6 वैदिक दर्शन के आपके रचयिता हैं। उन रचयिताओं का एक नाम पूछा है कि न्याय दर्शन के जो रचयिता है गौतम, उनका दूसरा नाम क्या है। तो प्रज्ञाचक्षु, प्रज्ञाचक्षु का अर्थ होता है कि जिनकी आंखें नहीं हैं, तो उनको बोलते हैं प्रज्ञा ही जिनकी चक्षु है, बुद्धि ही जिनकी चक्षु है, वो प्रज्ञाचक्षु कहलाते हैं। प्रभुपाद ये आपके अलग आचार्य हुए हैं। वात्स्यायन जो है आपके, ये एक टीकाकार हैं आपके वैशेषिक दर्शन के, तो वो न्याय दर्शन से संबंधित नहीं है। अक्षपाद जो है आपके, यही इसका आंसर था, गौतम का दूसरा नाम। एक वैशेषिक दर्शन के जो रचयिता हैं कणाद, उनको उलूक कहते हैं। उनका जो वैशेषिक दर्शन, उसको औलुक्य दर्शन भी कहा जाता है। तो इसी से सिमिलर पार्ट जुड़ा हुआ, तो हो सकता है कि ये फैक्ट भी आपसे पूछ लिया जाए। बाकी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, उनको भी आप ध्यान रखिएगा कि वात्स्यायन भाष्य आपका बहुत प्रसिद्ध है वैशेषिक दर्शन पर, तो उनसे वो जुड़ा हुआ है वात्स्यायन जी का। ये न्याय दर्शन से जुड़ा हुआ पार्ट नहीं है। ये योग दर्शन से है। वहाँ पे आपके चित्त प्रसादन के प्रश्न में 4 चीजें दी गई हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। इससे भी लगातार प्रश्न आते ही रहते हैं। तो इनका सीक्वेंस तो कुछ नहीं है, इनका भाव पूछ लेते हैं कि किन के प्रति मित्रता भाव रखे, किन के प्रति करुणा का भाव रखे। जैसे पापी व्यक्ति है, पापी के प्रति उपेक्षा, तो डी का सेकंड हो जाएगा। दुखी मनुष्य के प्रति हमें करुणा का भाव रखना चाहिए। सुखी मनुष्य के प्रति हमें मुदिता का, उसका मैत्री का भाव रखना चाहिए। और पुण्य जो पुरुष है उनके प्रति मुदिता का। तो 1 2 भी पता है, आप एलिमिनेशन के माध्यम से आंसर कर सकते हैं। फैक्ट है डायरेक्ट, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो कॉमन सेंस भी है। पापियों के प्रति अगर आप देखें, उनके प्रति करुणा, मैत्री, मुदिता, ये सब नहीं है, उपेक्षा भाव होती है। दुखी है, दुखी प्रति करुणा तुरंत आई जाती है। तो कॉमन सेंस के आधार पर भी इसको किया जा सकता है। योग दर्शन के 2 कथन यहाँ पे दिए हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा जाता, बहुत ही सामान्य है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, उस सूत्र का ही हिंदी अनुवाद यहाँ पे दिया है, ये ठीक है। सभी वृत्तियों के सर्वथा निरोध की स्थिति ही निर्बीज समाधि है। तो सर्वथा निरोध मतलब उसी सूत्र को ही व्यास भाष्य के अंदर वहाँ पे लिखा है कि इसमें सर्व शब्द के आधार पर एक अर्थ बनता है कि सभी वृत्तियों का निरोध। तो पहले जो 2 सूत्र है उसके व्यास भाष्य के आधार पर ये पंक्ति दी गई है कि जितनी वृत्तियां हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, उनका सर्वथा मतलब पूर्णतया निरोध, कोई भी वृत्ति ना बचना, यही सर्वथा निरोध है। उसको हम निर्बीज समाधि बोलते हैं। निर्बीज मतलब हो गया कि जिसमें कोई भी वृत्ति अब नहीं उठेगी, वो निर्बीज समाधि कहलाती है। दोनों पंक्ति आपकी ठीक है।
तो पहली तो बिल्कुल सरल थी, दूसरी थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग के आधार पे थी। अगर आपने पंक्ति को ध्यान से समझा, सर्वथा शब्द के अर्थ को समझा और आपको व्यास भाष्य के जो थोड़े सिद्धांत है अगर वो पता है तो आराम से इसको कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ये एनोटमी से है आपका, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग फूड इज टर्म्ड एज, कि जब हम भोजन निगलते हैं उस निगलने में जो डिफिकल्टी, कठिनाई हमें होती है, असुविधा जो होती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया क्या होता है कि जो भोजन निकलने में तो बहुत देर लग रही है, इसमें कारण कई हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई इंजरी हो सकती है, तो उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, टाइम भी लगता है और निकलने में वैसी भी दिक्कत होती है। तो इस टर्म को यहाँ पे क्या कहा जाता है? डिस्फेजिया। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ ना आपकी बार के पेपर में एनाटॉमी की कई सारी टर्म्स पूछी हुई है, कुछ जरूरी नहीं कि हर बार पूछे ही, और टर्म्स होती भी बहुत सारी हैं और बहुत कॉमन भी है। ऐसा भी नहीं कह सकते कि कॉमन टर्म तो याद होनी ही चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है, उतना सब याद रखना आवश्यक नहीं है। तो ये तो लक की बात है कि कुछ पार्ट आपका आपने पहले पढ़ा हुआ है वो आपका आ जाएगा, कुछ नहीं पढ़ा तो नहीं आ पाएगा, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी। ऐसे 4-5 क्वेश्चन आपके अजीब आ सकते हैं पेपर के अंदर, उनको लेके आपको ऐसा नहीं कि एनोटमी उठा के आप सभी टर्म्स को याद करना शुरू कर दे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन में आप लक पे ध्यान दें या कोई कॉमन सेंस के आधार पर जो क्वेश्चन कर सकते हैं उन पर आप ध्यान दें, बाकी पार्ट आप ना ध्यान दें। यदि वैसे आप लिटरली मीनिंग के आधार पे देखें तो इसमें डिस्फेजिया में डिस आपका प्रीफिक्स है और फेजिया आपका आगे का पार्ट है। तो डिस का तो पता ही है कि डिस मतलब होता है डिफिकल्टी, तो डिफिकल्टी के आधार पे डिस तो कईयों में है, उससे नहीं पता लगा सकते। लेकिन जो फेजिया होता है उसका मतलब लैटिन वर्ड है आपका ये, इसका मतलब होता है कि खाना। तो अगर आपको फेजिया का पता होता कि ये खाना अर्थ है, तुरंत आप बता सकते हैं कि स्वेलोइंग फूड में डिफिकल्टी को हम क्या कहेंगे? डिस्फेजिया कहेंगे। लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है कि उन लैटिन वर्ड के कुछ शब्दों का अर्थ आपको पता हो, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आप इस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा विशेष ध्यान ना दें। अगला प्रश्न आपका ऐतरेयोपनिषद से है। ऐतरेयोपनिषद में आपके कई प्रकार के आत्मा की विशेषताएं दी गई हैं, तो उसमें संज्ञान, विज्ञान, आज्ञान, प्रज्ञान, ऐसे कई प्रकार के सिमिलर वर्ड वहाँ पे दिए हैं। तो वही पूछा यहाँ पे कि जिनकी चर्चा की गई है वे हैं, मतलब किस किन शब्दों का वहाँ पर उल्लेख किया गया है, बस वो आपको बताना था यहाँ पर। तो ये तो आपने पढ़ा होगा तो ही बता सकते हैं, या फिर कॉमन सेंस लगाओ तो इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं आपके सिमिलर लग रहे हैं। जैसे महाज्ञान जो है आपका, ये थोड़ा अलग लग रहा है क्योंकि महाज्ञान के अंदर आपका एक तो प्रीफिक्स नहीं है, महा आपका एक अलग वर्ड है, जैसे महान पुरुष होता महापुरुष, और बाकी समज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, ये सब में सम, आ, वी और प्र, ये सब प्रीफिक्स है। तो उस तरह की सिमिलैरिटी से भी आप चाहे तो कर सकते हैं। यदि याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो एक पार्ट वहाँ पर ये भी था आपका कि प्रज्ञानम ब्रह्म, ये आपका महावाक्य था, उससे भी थोड़ा थोड़ा आप जोड़ के कर सकते हैं। तो इसमें 4 जो शुरू के हैं उनकी चर्चा की गई है। तो इफेक्ट आधार पे था, थोड़ा जो लॉजिक लग सकता था वो भी मैंने आपको बताया, प्रीफिक्स के आधार पे आपका लॉजिक लगाया जा सकता था। अगला प्रश्न आपके एनाटॉमी से है। द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया, कि जो नर्व फाइबर होते हैं हमें पता है कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक जो इम्पल्सिस है आपकी वो जनरेट होती है, तो ट्रांसमिट करना, तो ये ट्रांसमिट वर्ड ही मेन फोकस आपका, कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस हैं उसको एक स्थान से, मतलब जहाँ वो सिमुलेट हुई उस सिमुलेट के स्थान से, जहाँ से वो उद्दीपित हुई, आगे उसको ट्रांसमिट करना, उस का क्या कहते हैं, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? तो ट्रांसमिट शब्द से आपको पता है कि कंडक्टिविटी कहेंगे। कंडक्ट का मतलब भी क्या होता है? मूव करना। ट्रांसमिट मतलब क्या? मूव करना। तो दोनों समान अर्थ वाले शब्द हैं, ट्रांसमिट और कंडक्टिविटी। इस आधार पे भी आप आंसर को चूज कर सकते थे। ये सब शब्दों को हमने पढ़ा था अपने क्लासेस के अंदर। एक्साइटेबिलिटी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है उस टिश्यू की एक ऐसी क्षमता कि जो एक्साइटेड हो सके। जैसे मान लीजिए एक नर्व सेल है, एक आपका मसल सेल है, नर्व सेल से इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस आ रही है, वो मसल सेल तक पहुंची। यदि मसल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस से एक्साइटेड होने की क्षमता नहीं है तो वो एक्साइटेड होगा ही नहीं और उसके अंदर इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस जनरेट ही नहीं होगी।
आगे कन्वे होना, प्रोपेगेट होना, वो तो आगे की बात है। सबसे पहला शुरुआत है कि वो एक्साइटेड हो, मतलब उसमें वो योग्यता हो, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस के आधार पर रेस्पॉन्स कर सके। तो रेस्पॉन्स करने की जो योग्यता है, एक्साइटेड होने की जो क्षमता, वो एक्साइटेबिलिटी है। वो कंडक्टिविटी है कि एक बार एक्साइटेड हो गया और होने के बाद में उसको आगे प्रोपेगेट करना, उसको आगे आगे बढ़ाना, यह है कंडक्टिविटी। जैसे हम बोलते हैं कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, कि यहाँ से इस चीज़ को यहाँ कंडक्ट करना, इस तरह का शब्द यहाँ पर है। इलास्टिसिटी भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इलास्टिसिटी है कि कोई चीज़ जो फैली है उसको फैल के वापस अपनी ही पोजीशन में आने की जो योग्यता, इलास्टिसिटी कहलाती है। तो जैसे स्टमक है, भोजन खाते हैं, फैल जाता है, भोजन निकल जाता है, दोबारा फिर अपनी स्थिति में आ जाता है, ऐसा नहीं कि फैला ही रहता हो। वो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है आपकी, कॉन्ट्रैक्टिव मतलब संकुचित होने की क्षमता है। इससे जितनी भी हमारी मसल्स है, कार्डिक मसल्स हो, स्मूथ हो, स्केलेटल हो, उन सब में कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन, फिर होता है आपका रिलैक्सेशन। तो ये आपकी अलग क्षमता कॉन्ट्रैक्ट होने की। ये सब अच्छा क्वेश्चन था और बहुत सामान्य क्वेश्चन था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्रैक्टिकल योगा के संदर्भ में क्वेश्चन है, विच योगा प्रैक्टिस इज नॉट रिकमेंडेड फॉर पेशेंट्स ऑफ डिप्रेशन। ये क्वेश्चन भी लगभग हर बार आता ही है, डिप्रेशन के, स्ट्रेस के। मैंने पहले के पेपर्स में भी अच्छे से इसको डिफाइन किया था, फिर दोबारा बोल देता हूँ कि कौन से ऐसी योगिक प्रैक्टिसेस हैं आपको जो डिप्रेशन के समय पे नहीं करनी चाहिए। डिप्रेशन का मतलब होता है कि बिल्कुल एनर्जी लेवल का लो होना, वो पड़ा हुआ है, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, इस तरह का पार्ट। अब उसको ध्यान के लिए करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल और लो हो जाएगा। तो स्ट्रेस अलग चीज़ है, डिप्रेशन अलग चीज़ है। स्ट्रेस मतलब है चिंता, उस चिंता की स्थिति में ध्यान करते हैं तो अच्छी बात है, वो आपको रिलैक्स करेगा माइंड को। लेकिन डिप्रेशन मतलब चिंता नहीं है, वो बिल्कुल बैठ गया है, कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, माइंड भी हैंग है कुछ। तो उस स्थिति में आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपको पुशअप करे, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाए। तो इसमें क्रियाएं करनी पड़ेंगी कुछ ऐसी जो आपको शरीर को मूव करे आपके। तो इसे षटकर्म कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें जो आपको एक्टिव करेंगी। लेकिन जो शांत करने वाली चीज़, जैसे शवासन भी नहीं करना चाहिए, ध्यान भी नहीं करना चाहिए, ऐसी चीज़ें जो माइंड को शांत कर रही है। तो माइंड तो पहले से ऐसा है कि वो एक्टिव ही नहीं हो पा रहा है, उसमें फिर आप शांत करने वाली चीज़ें करते हैं तो वो और डिप्रेशन की स्थिति या और एनर्जी लेवल को प्रभावित कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें दो लगभग पूछे जाते हैं, ध्यान और शवासन। तो यहाँ पे इन्होंने ध्यान दिया है, कहीं कहीं पर मैचिंग के रूप में शवासन भी दे देते हैं। आपको दोनों को ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ये पातंजलि योग सूत्र से क्वेश्चन है परवैराग्य का। ये परवैराग्य को मैं पहले भी फोकस किया था, लगभग हर बार प्रश्न आपका आता घुमा फिरा के, कभी कथन कांड में दे देते हैं, कभी वैसे पूछ लेते हैं। तो परवैराग्य की क्या लक्षण है, तो परवैराग्य का आपको सूत्र याद होना चाहिए, तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्ण्यम। तो इन वर्ड को यदि आपको याद है तो आप इस सूत्र को या इस क्वेश्चन को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे दृष्ट विषयों से विरक्ति, ये तो आपका अपर वैराग्य का, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये नहीं आपका। अनुश्रविक वाला भी नहीं है, विवेक ख्याति वाला भी नहीं है। पुरुष ख्याति वर्ड में तत्परम पुरुष ख्याते है, डी मैच हो गया। गुण बाई तृष्ण, गुणों से तृष्णा का अभाव, ये भी मैच हो गया। तो डी और ई, मैं फिर कह रहा हूं ये क्वेश्चन कई बार आपका आ चुका है, फिर दोबारा भी आने की संभावना घुमा फिरा के हो जाती है। तो डी और ई ऑप्शन इसमें आपका बनेगा। अगला आपका हठयोग के ग्रंथों से क्वेश्चन है कि शब्द के उच्चारण में, शब्द के कथन में कौन सी वायु सहायता करती है। ये बड़ा संशयात्मक क्वेश्चन है, या कहें कि संशय तो नहीं है, लेकिन यूजीसी ने उस संशय को पैदा कर दिया है। यूजीसी ने पहले जो आंसर दिया था इसका, वो उड़ान वायु दिया था। बाद में पता नहीं क्या हुआ, किसने आपत्ति दर्ज कराई और किस आधार पे कराई। आपत्ति दर्ज कराना अलग बात है, लेकिन आधार नहीं समझ में आया, क्योंकि हठयोग के ग्रंथों में आपका उड़ान वायु है, सीधे सिद्धांत पद्धति के अनुसार मैच करता है। लेकिन उन्होंने आंसर बाद में प्राण वायु स्वीकार किया, जो कि किसी हठयोग के ग्रंथों में मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है। तो आप तो अभी भी वही जो ग्रंथ के अंदर दिया है उसके आधार पर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सीधे सिद्धांत पद्धति में आपका प्रलाप आदि या वार्तालाप आदि में उड़ान वायु का कार्य दिया है, तो आप उस उड़ान वायु को याद रख सकते हैं। फिर भी जो यूजीसी ने स्वीकार किया बाद में, पहले तो उड़ान ही स्वीकार किया था, बाद में प्राण स्वीकार किया, आप जैसा चाहे उसमें देख सकते हैं। ये आपका अमीनो एसिड से क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन था, लेकिन यदि आपने ध्यान दिया हो तो आप कर सकते हैं। इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर फाउंड इन प्रोटीन्स,
कि प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वैसे तो प्रसिद्ध आपके 20 हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल करके 11 और 9 करके 20 हैं। तो यदि 20 ऑप्शन होता इसके अंदर तो आप 20 चूज कर सकते थे, वो एक अच्छा पार्ट होता। लेकिन यहाँ पे 20 नहीं दिया है, तो 20 को छोड़कर अब आपको थोड़ा सा और फोकस करना कि इसमें क्या ऑप्शन आपका हो सकता है। तो वैसे स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड के आधार पे देखते हैं तो आपके 20 ही आपके अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन के अंदर। लेकिन स्पेशल ट्रांसलेशन मैकेनिज्म के आधार पर दो अमीनो एसिड्स और ऐड किए गए हैं आपके, एक सेलेनोसिस्टीन, एक पायरोलाइसिन। नाम आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड जेनेटिक कोड में नहीं है, ये स्पेशल मैकेनिज्म के आधार पे ऐड किए जाते हैं। तो उस तरह से 20 + 2 22 आपके अमीनो एसिड्स हो जाते हैं। तो एक कठिन क्वेश्चन था, सामान्यतः नहीं होता, फिर भी क्या कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हैं कि 20 तो लगभग सबको याद रहते ही हैं। तो अब ऑप्शन देखिए 22, 25, 27, 29। मान लीजिए आपको स्पेशल वाला भी नहीं पता है कि कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन 20 से सीधा 25 अमीनो एसिड्स हो जाना, 27 हो जाना, मान लो 1-2 की खोज भी कर दी गई हो या कुछ हो, इतने बढ़ना संभव नहीं होता है। तो उस आधार पर हम देख सकते हैं 20 है तो 21 या 22 हो जाए। तो जो पहले से फैक्ट आपको याद है कंफर्म, उसमें अगर कुछ बढ़ा के दे रहे हैं तो थोड़ा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ाना उतना कभी कभी मतलब काम कर जाए हो सकता है, लेकिन ज्यादातर आपका नहीं होता है। तो आपको इसमें नहीं भी पता था स्पेशल वाला, तो आपको 22 ही ज्यादा चूज करने की संभावना होनी चाहिए थी। ये आपका थोड़ा लॉजिक लगा सकते हैं कि पहले फैक्ट से थोड़ा अगर चेंज हो तो उसमें नंबर अगर बढ़ रहे हो तो हल्के नंबर बढ़ाओ, बहुत ज्यादा नंबर आपके सामान्यतः नहीं बढ़ते हैं। ये आपका हठ योग से क्वेश्चन है आपका एसर्शन रीजन में। तो प्रैक्टिस ऑफ आसनास एंड षटकर्म बिफोर कुंभका इज एसेंशियल। देखो ये रिपीट है क्वेश्चन एक तरह से, अभी पहले भी आया था कि जो प्राणायाम है वो किसके पश्चात करना चाहिए, तो उन्होंने लिखा था कि आसन के पश्चात आपको प्राणायाम करना चाहिए। लगभग उसी प्रकार की पंक्ति यहाँ पर आ गई। इसलिए आपको देखना चाहिए कि क्वेश्चन आपके ना, एक क्वेश्चन है वही क्वेश्चन दूसरे में आपका रिपीट हो जाता है, कुछ मिलता जुलता, और ये तो बिल्कुल सेम का सेम है, लेकिन करते वक्त उतना हम फोकस नहीं रहते। तो ये 2 बार हो गया, पहले भी पूछा था कि कुंभक किसके पश्चात करे, आसन के पश्चात, उसी पंक्ति को यहाँ पे इन्होंने एसर्शन में डाला कि प्रैक्टिस ऑफ आसनास एंड षटकर्म बिफोर कुंभका इज एसेंशियल। मैंने वहां भी बताया था कि जो क्रम चलता है आपका, पहले आसन करो, फिर षटकर्म करो, फिर नाड़ी शुद्धि करो, फिर कुंभक करो, उसी को यहाँ पे इन्होंने लिया है कि कुंभक से पहले आपको आसन और षटकर्म अवश्य रूप से करने चाहिए। रीजन क्या दिया, कुंभका इज फुली बेनिफिशियल ओनली व्हेन द बॉडी, कि कुंभक हमारे लिए तभी अच्छी तरह से लाभदायक होगा कब, व्हेन द बॉडी बिकम्स फर्म बाय प्रैक्टिस आसना। तो आसन समय बॉडी को स्थिर करना है, गिरण संहिता में आया था स्थिरता के लिए आपका। प्यूरिफाइड बाय प्रैक्टिस षटकर्म, और षटकर्म के द्वारा हम कफ इत्यादि का शोधन करें। यह भी हठ योग के कई ग्रंथों में आता है कि कफ आदि की शुद्धि के लिए आपको षटकर्म करना चाहिए। तो नाड़ियां जब कफ से भरी हुई होगी तो प्राण संचरित कैसे होगा, तो षटकर्म इत्यादि के द्वारा हम उसको शुद्ध करें। नाड़ी शुद्धि नहीं लिखा, अगर नाड़ी शुद्धि भी होता तो वो भी ऐड हो जाता, क्योंकि षटकर्म भी शुद्धि करता है, नाड़ी शुद्धि भी शुद्धि करता है, लेकिन उन्होंने 2 ही लिखे तो 2 ही आपको स्वीकार करने हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना कि नाड़ी शुद्धि से ही नाड़ियां शुद्ध होती है, इनसे नहीं होती, वो भी एक शुद्धि का पार्ट है, लेकिन षटकर्म भी एक शुद्धि का पार्ट है, ये भी आपका ठीक है। तो ये पहली पंक्ति की बिल्कुल सही व्याख्या है, क्योंकि वे दोनों के दोनों इसलिए एसेंशियल है क्योंकि आसन शरीर को स्थिर करता है, फर्म करता है, षटकर्म है वो प्यूरिफाई करते हैं हमारे शरीर को। जब हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तभी कुंभक हमें पूर्ण रूप से लाभ दे पाएगा। इसलिए आपकी दोनों पंक्ति ठीक भी है और दूसरी पहले की व्याख्या भी है। ठीक है, अगले प्रश्न में आपकी पंक्ति दी है और ये पंक्ति भी कई बार आ चुकी है। ये भी मैं फोकस पहले भी मैंने किया था, कई बार आ चुकी है। कई बार हिंदी में पूछते हैं, कई बार संस्कृत में पूछते हैं। एक बार आया था आपका स्तोकम स्तोकम अनेकधा, ये किस ग्रंथ की पंक्ति है, तो ये आपका स्तोकम स्तोकम मतलब होता अल्प, तो थोड़ा थोड़ा करके, अनेकधा मतलब अनेक बार खाओ, कि जो भोजन हम खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके खाएं और अनेक बार खाएं, एक बार में ज्यादा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो अभ्यासीना च भोक्तव्यम स्तोकम स्तोकम अनेकधा पूर्वोक्त काले कुर्यात् तो कुंभकान प्रतिवासरम। तो दूसरी पंक्ति कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है, पहली पंक्ति आपको ध्यान रखनी चाहिए। उसमें भी ये विशेष जो पार्ट है, ये वाला स्तोकम स्तोकम अनेकधा वाला जो पार्ट, उस पर आप फोकस करें। तो ये पहले भी आ चुकी है पंक्ति आपकी स्तोकम स्तोकम वाली, अभी भी दोबारा भी दे दिया है, तो कई बार आ चुका है, आगे भी आ सकता है।
तो ये घेरंड संहिता के तृतीय पटल की पंक्ति है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये कई बार आ चुका है प्रश्न, स्तोकम स्तोकम अनेकदा, संस्कृत में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है। ये 9th यूनिट से आपका प्रश्न है। योगाभ्यासों की जो अध्यापन विधिया पुस्तक है उसमें बैठने का, क्योंकि जो भी हम योग की क्रिया करते हैं उसमें एक क्रम दिया उन्होंने कि पहले क्या करें फिर क्या करें, उसी को यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देखिए इसमें ये कॉमन सेंस का पार्ट है, मान लो प्रश्नोत्तर करना है, समूह अभ्यास करना है, वैयक्तिक अभ्यास करना है, विश्राम करना है, बैठने की व्यवस्था। भाई सबसे पहले जब तक हम बैठने ही नहीं, बैठने की व्यवस्था ही नहीं है तो बाकी क्रियाएं आपकी उतनी प्रासंगिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ई आपका पहले आएगा। उसके बाद देखिए ई है तो ई के बाद सी है, बी है, ये तो सब आपके कॉमन ही है। तो जहां पर कॉमन चीजें हैं वहां पर आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, आपको विचार करना है डी और ए में। तो डी हो गया आपका, फिर आपका ए हो गया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि पुस्तक के आधार पर, अपने माइंड से नहीं। हम माइंड से देखेंगे तो हो सकता है कि पहले हम प्रश्नोत्तर करें फिर विश्राम करें, लेकिन प्रक्रिया क्या चलती है, हम यौगिक क्रिया करते हैं, यौगिक क्रिया से थक जाते हैं, थकने के बाद में थोड़ा विश्राम कराया जाता है जिससे हमारा माइंड शांत हो जाए, उसके बाद प्रश्नोत्तर किए जाते हैं। इसलिए पहले विश्राम होगा फिर प्रश्नोत्तर। थके हुए शरीर में प्रश्नोत्तर पे हमारा फोकस नहीं जाता, कंसंट्रेशन नहीं बनता है, इसलिए आपको पहले विश्राम करने के लिए कहा जाता है। जब थोड़ा मन आदि शरीर आदि शांत हो जाए उसके बाद हम प्रश्नोत्तर करते हैं। सामान्यतः यही भी चलता है, जैसे मान लीजिए आप योग की क्रिया कर रहे हो, आसन आदि, बहुत थक गए हो, तो थकने के तुरंत बाद आपके प्रश्नोत्तर नहीं होते। कोई करता है तो वो इलॉजिकल है। तो पहले थोड़ा विश्राम दें, श्वास प्रश्वास आपके शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, उसके बाद प्रश्नोत्तर करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पुस्तक से भी काफी सारे प्रश्न आपके आते रहते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये भगवत गीता से प्रश्न है आपका कि सात्विक आहार के कौन कौन से गुण हैं। ये भी कॉमन सेंस का है। दाह कारक नहीं हो सकता, दाह मतलब होता है जलन करने वाला, तो सात्विक आहार तो अच्छा है। तो इसमें आपको वो अच्छी अच्छी चीजें ढूंढनी है। बुद्धि प्रदान करने वाला अच्छी बात है, सुख बढ़ाने वाला अच्छी बात है, चिंता उत्पन्न करने वाला गलत बात है, डी नहीं होगा। प्रीति बढ़ाने वाला सही बात है। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से कर सकते हैं। दाह वाला हटा दो, बी हटा दो, डी हटा दो, उस आधार पे ए सी ई ये 3 ऑप्शन आपके बन जाते हैं। इसमें कोई ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। फिर पूछा कि सांख्य दर्शन का सुप्रसिद्ध सिद्धांत क्या है। ये भी कई बार आपका प्रश्न आ चुका है, मैचिंग में भी आ जाते हैं। सत्कार्यवाद सांख्य और योग का सत्कार्यवाद है, न्याय वैशेषिक का असत्कार्यवाद है आपका, और विवर्तवाद आपका ये वेदांत दर्शन का है। सद असद ख्यातिवाद आपके मीमांसा दर्शन के हैं। मीमांसा दर्शन के कई सारे, अन्यथा ख्यातिवाद, सतसत ख्यातिवाद, तो उतना ज्यादा मीमांसा का नहीं पूछते हैं। आप ये जो पहले के जो दर्शन मैंने बताए इनका याद रखो, इन्हीं के आधार पर आप एलिमिनेशन करके आंसर्स दे सकते हैं। सत्कार्यवाद, विवर्तवाद, असत्कार्यवाद आदि, ये ध्यान रखना है। यह हठ योग से ग्रंथ का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन नाथ संप्रदाय के अनुगामी नहीं है। तो वहां पे प्रारंभ में ही हठ योग के ग्रंथों में, प्रदीपिका में, रत्नावली में आपके अलग अलग आचार्य दिए हुए हैं जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उसके के आधार पर फैक्चुअल पार्ट था। तो चौरंगी भी है वहाँ पे, चंड नहीं है, सिद्धि बुद्धि भी है, कंठ नहीं है, कापाली भी है। तो कंठ और चंड ये 2 हैं आपके जो उनके अनुगामी नहीं है। तो यही आपके आंसर के रूप में आ जाएंगे। फैक्ट है सीधा, आपको ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है कि वैसे तो रत्नावली और प्रदीपिका दोनों के अंदर दिए हैं और थोड़ा थोड़ा भेद भी है उनके अंदर, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। हठ प्रदीपिका और रत्नावली में प्रदीपिका ज्यादा मुख्य है, जैसा जो ट्रेंड चल रहा है उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, कोई ऑफिशियल उन्होंने नहीं कहा है। तो कोई प्रश्न ऐसा आता है जिसमें मेंशन नहीं किया प्रश्न में कि ये प्रदीपिका के अनुसार है, रत्नावली के अनुसार है, और वो विषय है दोनों में और थोड़ा चेंज भी है, तो आपको प्रेफरेंस रखनी है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका के आधार पर आप उसका आंसर दें, वही आपके लिए उचित रहेगा। अगला है आपका हठ योग से कि किस पुस्तक में सगर्भ और निगर्भ कुंभकों का उल्लेख मिलता है। बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। घेरंड संहिता में आपके हैं 2 प्रकार के, सगर्भ प्राणायाम और निगर्भ प्राणायाम। फिर आपके वहां पे नाड़ी शुद्धि भी आती है, समनु निर्मनु, तो उससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये सिंपल ही फॉर्मेशन थी इसकी, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि हम सगर्भ निगर्भ को नाड़ी शुद्धि में कर सकते हैं, समनु निर्मनु को आप प्राणायाम में कर सकते हो। तो थोड़ा शब्द की समानता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये भगवत गीता से है और जिस श्लोक से ये प्रश्न दिया है उससे बहुत बार प्रश्न आपके आ चुके हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, कि दुख का नाश करने वाला योग कौन सा है।
तो पंक्ति पूछ लेते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, काफी बार आपका आया है। तो ये पूछा कि दुख के नाश के लिए जीवन शैली के अंगों के रूप में वर्णन किया गया है। तो युक्ताहार, युक्त विहार, बस 2 ही पार्ट आपके जहाँ पे युक्त युक्त शब्द आ रहा है। अपने आधार पे आपको नहीं लगाना कि आसन, षटकर, मुद्रा। वैसे तो देखा जाए भगवद गीता में ना तो कोई आसन पे फोकस है, मतलब करने की दृष्टि से, बिछाने की दृष्टि से तो है 3 आसन वहां पे दिए, ये करने की दृष्टि से नहीं है। षटकर्म का कोई मतलब ही नहीं है, मुद्रा कोई मतलब नहीं है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। तो अगर कोई कठिन ऑप्शन बनाते तो कुछ ऐसे वर्ड डालते जो भगवत गीता से संबंधित होते। षटकर, मुद्रा आदि हठयोग के ग्रंथ है, हठयोग के शब्द है, गीता में इनका कोई उल्लेख नहीं है, तो ये तो आप तुरंत एलिमिनेट कर सकते हो। आसन वाला पार्ट भी है, करने की दृष्टि से आसन वहां पे नहीं है, तो यहाँ पे तो पूछा ना कि किन किन चीजों को करना चाहिए, उस तरफ से सेंस है क्वेश्चन में। तो आसन का करने वाला पार्ट नहीं है वहां पे, आसन बिछाने की दृष्टि से है। और युक्त आहार, युक्त विहार ये तब के सुने हुए शब्द ही है, तो इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना। अगर आप माइंड को अलर्ट रखोगे तो कहीं ना कहीं इस तरह का सेंस जरूर रहता है एलिमिनेशन मेथड के आधार पे, जिससे आप आंसर को पता कर सकते हैं। तो ये आपका आयुर्वेद से क्वेश्चन है कि आयुर्वेद के अनुसार भोजन के दौरान आमाशय के कितने भाग को रिक्त छोड़ा जाना चाहिए। आमाशय मतलब स्टमक हो गया। तो वैसे तो आयुर्वेद काफ़ी बड़ा ग्रंथ है, उसमें ये ढूंढ पाना कि कितना भाग खाना कितनी खाना काफ़ी कठिन है। और आयुर्वेद में कोई ऐसा स्पेसिफिक ग्रंथ नहीं, सुश्रुत संहिता भी हो सकता है, चरक संहिता, अष्टांग हृदय इत्यादि बहुत सारे ग्रंथ है जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। हठयोग में तो आता ही है कि कितना खाना कितना नहीं खाना है। तो उस आधार पे आपका पहले जो आंसर दिया था उन्होंने 1/4 भाग दिया था कि इतना भाग आप खाली छोड़ दें। और हठयोग में भी यही आता है आपका कि 3/4 आप खाएं और 1/4 मतलब 4 भागों में से 1 भाग आप खाली छोड़ दें। लेकिन बाद में उन्होंने आंसर चेंज करके आपका 1/3 कर दिया कि 1/3 भाग आपको खाली छोड़ना चाहिए। मतलब 3 भाग हैं तो 2 भाग खाओ और 1 भाग आपकी खाली छोड़ दो। तो इसका कोई अच्छा सही बना नहीं बात, क्योंकि जितनी मेरी जानकारी है आयुर्वेद में तो 1/4 वाला ही पार्ट था, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। पहले किया था, बाद में पता नहीं किस आधार पे चेंज कर दिया। तो ये 2 क्वेश्चन है आपके जो विवादास्पद है। एक तो बोलने वाला जो पार्ट था आपका सीधे सिद्धांत पद्धति वाला जो था बोलने में, और दूसरा ये आपका आयुर्वेद वाला जिसमें आंसर उन्होंने बाद में चेंज कर दिए थे, पहले सही दिए थे। चलो जो भी है, जो स्थिति थी मैंने आपको बता दी। अभी आपका जो फाइनली आंसर चूज किया गया वो आपका 1/3 आपका किया गया है। अगला आपका 9th यूनिट से क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सक्सेसफुल टीचिंग लर्निंग अप्रोच। में से कौन सी है जो टीचिंग लर्निंग अप्रोच की सक्सेसफुल पार्ट है। तो वहां पर उस पुस्तक में 2 ही आपकी अप्रोच दी गई, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करें तो अच्छी आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड है, लेकिन दोनों आपकी सक्सेसफुल है। जैसे लेक्चर इत्यादि के अंदर टीचर सेंटर्ड वाला पार्ट है, कहीं कहीं पर प्रोजेक्ट इत्यादि है, वर्कशॉप इत्यादि है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो दोनों है, दोनों ही सक्सेसफुल है, अपना अपना महत्व है दोनों का प्रयोग करने का। लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपैरिजन करना आए कभी तो आपको स्टूडेंट सेंटर्ड वाले को ही ज़्यादा फोकस करना है। तो उस पुस्तक के आधार पर हम देखें तो 2 पार्ट आपके यहाँ पर है, टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड। करिकुलम सेंटर्ड वाला पार्ट ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ट्रेडिशन सेंटर्ड ये तो होता ही नहीं है। इस आधार पे ए और बी आपका ऑप्शन बन जाएगा। ये वशिष्ठ संहिता से है, डायरेक्ट यम पूछे गए हैं आपके। इनमें से कौन से आपके यम है, अपरिग्रह, धृति, दया, संतोष और तप। ये फैक्ट है याद करने का, इसमें कोई भी आपका लॉजिक नहीं है, आपको याद है तो कर पाएंगे, नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो धृति है आपका और जो आपका दया है, ये 2 आपके यम के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो पार्ट आपके वो नियम के आते हैं, संतोष है, तप है इत्यादि, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें लॉजिक आदि का कुछ नहीं है। ये भी 9th यूनिट से क्वेश्चन है आपका कि जो पुस्तक है आपकी योगाभ्यासों के अध्यापन विधियां, उसके अनुसार इन 2 चीजों का संबंध किससे है, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जैसे आपके 2 प्रकार के मेथड हमने टीचिंग में देखे थे, फर्स्ट पेपर के तरफ पे हम देखे तो जैसे डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है कि जैसे सरल से जटिल, मतलब पहले हम कॉन्सेप्ट वो रखते हैं एग्जाम्पल्स, फिर हम कॉन्सेप्ट की तरफ जाते हैं। ज्ञात से अज्ञात इस तरह का पार्ट है। तो कॉमन सेंस आपको क्या रखना है कि ये जो पुस्तक आपके टीचिंग से जुड़ी हुई है, टीचिंग से जुड़ी हुई है तो उसको मनोविज्ञान, समाज विज्ञान, योग सिद्धांत, इन सब चीज़ों से ना जोड़ के उसको शैक्षणिक सिद्धांत के रूप में जोड़ो। क्योंकि उस पुस्तक के अंदर जो भी चीज़ें दी गई होगी, जो भी सिद्धांत आपका दिया गया होगा, वो निश्चित रूप से शिक्षा से संबंधित ही होगा। वो कोई साइकोलॉजिकल पुस्तक नहीं है जिसमें साइकोलॉजी को फोकस किया गया।
ये साइकोलॉजी का फोकस भी क्या होगा कि शैक्षणिक सिद्धांत के रूप में कहीं पर सपोर्टिव रूप में मनोविज्ञान को बताना होगा तो बता देंगे, लेकिन मुख्य फोकस नहीं होगा। अगर मान ली शैक्षणिक सिद्धांत ना होता तो मनोवैज्ञानिक ले लेते हैं। यदि दोनों दिए हुए हैं तो पुस्तक के फोकस के आधार पर आपको शैक्षणिक सिद्धांत ही आपको चूज करना चाहिए, यदि डायरेक्ट फैक्ट आपको याद नहीं हो तब भी। ये फर्स्ट यूनिट से है आपका, इसमें अलग अलग प्रकार के योग पूछे हुए हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका आ चुका है, सिंगल भी पूछ लेते हैं आपसे और आपका मैचिंग में भी पूछा जाता है कि किन किन ऋषियों ने या विद्वानों ने कौन कौन सा योग आपका दिया है। जैसे श्री अरविंद का इंटीग्रल योगा, जिसको हम पूर्ण योग भी बोलते हैं। महर्षि दयानंद का उपासना योग, उपासना पे उन्होंने फोकस किया था आपका। महर्षि रमन का ज्ञान योग है, ये भी कई बार आ चुका है। श्यामाचरण लाहिड़ी का आपका क्रिया योग है। तो ये अलग अलग प्रकार के योग हैं, सब नोट्स में मैंने दिए हुए हैं विस्तार से, आपको याद होना चाहिए। ये कई बार प्रश्न आपका इससे आ जाता है। ये हठ प्रदीपिका से है कि इसके अनुसार किस आसन की सिद्धि पर तीनों बंद अनायास ही लग जाते हैं। अनायास मतलब बिना किसी एफर्ट के अपने आप ही लग जाते हैं, आपको बंद लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको उसको सिद्ध करना आसन को। तो कौन सा आसन ऐसा है? तो सिद्धासन। ये भी फैक्ट है और इन्होंने बहुत सिंपल दिए हैं। अगर आपको हठ प्रदीपिका पढ़ी होगी तो 4 आसन थे आपके जो कि शिव के अनुसार वहां पे प्रतिपादित किए गए थे, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन आदि करके। तो अगर भी चारों देते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, लेकिन उनमें से इन्होंने केवल सिद्धासन दिया है और बाद वाले तो बिल्कुल अलग दिए हैं, जिससे कंफ्यूजन होने की संभावना ही नहीं है और आप बहुत आराम से सिद्धासन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि सभी आसनों में सबसे श्रेष्ठ सिद्धासन है। तो चित्र बनाना, पिक्चर का मतलब पेजेस का जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, वो भी कई बार लाभकारी हो सकता है। आपको ये पता होना कि अभी तीनों बंद अनायास की बात तो आई थी, आपको नहीं पता स्पेसिफिक की कहाँ मतलब किसकी है वो, लेकिन पता लास्ट के आसनों में आई थी। वो लास्ट के आसनों में से केवल एक ही आसन सिद्धासन यहाँ पे दिया है, बाकी के जो आसन है ये पहले वाले हैं आसन, बाद वाले नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। ये ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार पूछा है, उकार से संबंधित गुण क्या है उकार का। तो जैसे वहाँ पे अ, उ और म, इसमें वहाँ पे अलग अलग प्रकार के गुण दिए हैं, या ल होने वाले आपके वहाँ पे चीज़ें दी हैं। इससे भी कई बार प्रश्न आपका बना है, पहले भी आए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपकी बार गुण पूछा है। तो जैसे आकार है, उसका आपका रजोगुण होता है जो ब्रह्मा से संबंधित है। उकार जो उसका सत्व गुण होता है, तीसरे वाला सात्विक गुण जो कि विष्णु से संबंधित है। मकार का तमोगुण होता है, वो आपका शिव से संबंधित है। तो यहाँ भी गुण पूछा है। अगली बार हो सकता है देवता पूछ लें आपसे, या अलग अलग प्रकार के जो लोक हैं, वेद हैं, तो वो जो पार्ट आपका उसको अच्छे प्रकार से आपको देख लेना चाहिए, जो उमा का ध्यान बिंदु उपनिषद में दिया गया है। ये योग कुंडलिनी से आया है कि उसके अनुसार बताना कि कौन सा आपकी मैचिंग ठीक है। चित्त की चंचलता के 3 कारण गलत है, ये तो फैक्ट आपको याद होना चाहिए। 2 ही कारण है वहां पे चित्त की चंचलता के, वासना वासना और समीरण। तो समीरण कह दो, वायु कह दो, प्राण कह दो, एक ही बात है। तो आपके वासना और वायु 2 हो जाएंगे। प्राण पे विजय के वहां पे 3 साधन दिए गए हैं, मिताहार, आसन और शक्ति चालिनी मुद्रा। फैक्ट है, याद होंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो कठिन है। बी और डी ऑप्शन आपका इसके अंदर बनेगा। अगला आपका न्यूट्रिशन से है, द करेक्टर्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन आर, कि जो कुपोषण आदि होता है, मेल न्यूट्रिशन तो कुपोषण, उसके क्या लक्षण है। तो हमारे मन में एक सामान्य धारणा क्या रहती है, कुपोषण मतलब आपका ठीक से हम खाना नहीं खाते, ठीक मतलब कम खाना खाते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो भी खाना है आपका, यदि आपके स्वास्थ्य पे ठीक से नहीं लग रहा है, वो कोई भी कारण हो सकता है, अधिक खाने से हो सकता है, कम खाने से हो सकता है, इम्बैलेंस खाने से हो सकता है, वो सब माल न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपके आएंगे। तो ये कभी नहीं रखना है कि मेल न्यूट्रिशन मतलब कम खाना, अधिक खाने से भी आपका कुपोषण हो सकता है, ओवर न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन कम है आपको तब भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे न्यूट्रिशन मतलब है जो आवश्यक तत्व हैं, खाने पीने का पार्ट तो मैंने कॉमनली कहा है, मुख्यतः आपके जो पोषक तत्व हैं उन पर फोकस किया गया। तो ज़्यादा पोषक तत्व भी नुकसान करते हैं, कम भी करते हैं। इम्बैलेंस, जो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, आपका इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसके कारण भी होता है। तो इसमें नेगेटिव वर्ड देखने आपको, क्योंकि मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ये नेगेटिव वर्ड है, तो आपको नहीं भी पता है तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सट्रीम और नेगेटिव दोनों देखने। गुड न्यूट्रिशन तो हो ही नहीं सकता, बी हटा दीजिए। बैलेंस न्यूट्रिशन ये भी नहीं हो सकता, 2 तो हट गए, बचे आपके 3, ए, सी और ई। नहीं भी पता होता तब भी कॉमन सेंस के आधार पर आप इसको बता सकते हैं।
ये एनाटॉमी से क्वेश्चन आपका एक पंक्ति दी है, विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA इन RBCs। ये फैक्ट आपको याद होगा तो आप बता पाएंगे, वैसे तो बहुत मुश्किल है, कि जो विटामिन B12 है आपका वो DNA और RBC इन दोनों के निर्माण के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी पंक्ति दी इन्होंने, इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू फेल्यूर इन मैच्योरेशन ऑफ द सेल एंड रिडक्शन इन द सेल डिवीजन। यदि मान लीजिए विटामिन B12 कम हो जाता है तो जो सेल है आपका वो मैच्योर नहीं हो पाता है, बढ़ नहीं पाता आपका, और सेल डिवीजन जो होता है जिससे कई सारे सेल्स बनते हैं आपके, तो सेल डिवीजन भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ये दिक्कतें आती हैं। तो उन सबको सही बनाने के लिए विटामिन B12 की आवश्यकता है। तो पंक्ति दोनों ठीक है, और पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति रीजन भी है। ये पार्ट उन्होंने बताया कि क्यों आवश्यक है वो विटामिन B12 DNA या RBC के लिए, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो ना तो सेल डिवीजन हो पाएगा, सेल डिवीजन नहीं होगा तो RBC नहीं बढ़ेंगे आपके इस तरह का पार्ट है, मैच्योरेशन नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के कारण से वो विटामिन B12 आवश्यक है। तो ये दोनों सही है, उसकी सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगला योग दर्शन से है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अनुसार प्रकाश शब्द संबंधित है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, ये आपका सूत्र है। भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, उसी से पूछा है। तो प्रकाश सत्वगुण से संबंधित है, प्रकाश क्रिया रजोगुण से संबंधित है, और स्थिति आपकी तमस से संबंधित है। तीनों आपको याद रखना है। और प्रकाश के लिए कहीं कहीं पर प्रख्या वर्ड भी यूज कर लेते हैं। प्रख्या का मतलब ऐसे तो हम ज्ञान बोलते हैं, और ज्ञान आपको पता ही है सत्वगुण से है, लेकिन टेक्निकल वर्ड आपका प्रख्या है। तो एकदम से देंगे तो आपको पता नहीं लगेगा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रख्या जो है आपका वो सत्वगुण से संबंधित है। अगला भी योग दर्शन से है, इनमें से क्लिष्ट होते हैं। तो आपको पता है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः, कि जो वृत्तियां हैं चित्त की वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। तो सीधा सा पाठ है, चित्त वृत्ति, कोई दिक्कत नहीं है। चित्त भूमि क्लिष्ट क्लिष्ट नहीं होती। जो 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, यही आपकी क्लिष्ट होती हैं और अक्लिष्ट होती हैं। सूत्र साक्षात आपको बोलता है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। अगला आपका साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। कभी कभी एक आधा क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से आ जाता है और काफ़ी कठिन रहता है, वो सामान्यतः करना मुश्किल होता है। कि स्ट्रेस रेफर्स टू नॉन स्पेसिफिक रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड मेड अपॉन इट, कि जो तनाव है वो क्या है, तहत शरीर द्वारा आवश्यकता अनुसार की गई अवशिष्ट अनुक्रिया है। ठीक है, तो पंक्ति पूछी कि इन्होंने कही है, बहुत कठिन है, ऐसे याद रखना सभी की पंक्ति। ये तो हमें पता है क्योंकि हमने आंसर की देख ली है। हैंस सेलिर, हैंस सिलिर, ये आपका ऑप्शन इसमें बनेगा। इसमें कुछ व्याख्या करने लायक नहीं है। ये आपका फर्स्ट यूनिट से है कि स्वामी तुलसी जो है उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं। तो इसमें सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस तो आपको पता ही है। रामायण वाल्मीकि जी का है आपका। वैराग्य शतक, नीति शतक, ये भर्तृहरि के हैं। भर्तृ ने 3 शतक लिखे आपके, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, नीति शतक। तो चलो वो भी नहीं पता हो आपको, तुलसी के आधार पे देखे रामचरितमानस तो प्रसिद्ध ही है। विनय पत्रिका भी बहुत प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। उन्होंने प्रतिपादित की थी वो विनय पत्रिका। तो 2 ऑप्शन बनते हैं आपके, बी और सी, या आप इसमें चूज कर सकते हैं। ये उपनिषद से पूछा है कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार क्या क्या है। ये भी सीधा फैक्ट है, आपको याद होगा तो कर पाएंगे। ध्यान बिंदु में योग के 6 अंग दिए हैं, आसन, प्राण संग्रोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये पंक्ति बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे 4 आसन आपके दिए हैं, सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म। ये फैक्ट है, आपको याद रखने चाहिए। तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं यदि आपने पढ़ा हो सभी। तो योग की अंग प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये किसी भी ग्रंथ में इस तरह से नहीं बताए हैं। 4 अंग हैं, लेकिन 4 अंग इस रूप में नहीं है, ये आपको याद होने चाहिए। आसन चतुष्ट जब भी आते हैं तो 4 ही आते हैं, सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म। इस तरह से आसन चतुष्ट भी कहीं नहीं है। स्वस्तिक, कूर्म, सर्वांग, शीर्ष आदि ऐसा नहीं है। और आसन चतुष्ट है, शिव संहिता में थोड़े अलग भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़े मिलते जुलते हैं आपके इसी से। फिर षड योगांग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, ये भी नहीं है। जहां भी 6 के अंग है योग, वहां पे यम नियम को नहीं गिना जाता है, सभी में ऐसा ही है। जहां भी 6 अंग है वहां पे आसन से स्टार्ट होकर समाधि पर्यंत आपका आता है। तो अगर ये भी थोड़ी सेंस होती है आपको, तो उस आधार पे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये आपका 9th यूनिट से है, उसी बुक से, कि जो टीचिंग मेथड्स है आपके स्मॉल ग्रुप ऑफ लर्नर्स के लिए कौन सा सूटेबल है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, फिर भी उस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है आपका डायरेक्ट शब्द के आधार पे कि ये स्मॉल लर्नर के लिए आवश्यक है।
तो पुस्तक के आधार पे तो डायरेक्ट नहीं कहा जा सकता है। फिर हम कुछ कॉमन सेंस लगा के देख सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा बड़े उसमें तो नहीं कह सकते, बहुत बड़े में तो लेक्चर मेथड चलता है, लेकिन ठीक ठाक ग्रुप में भी चल सकता है कि वहाँ पे टीचर किसी भी क्रिया को डेमोन्स्ट्रेट करता है और बच्चे वहाँ पर देखते हैं। डायरेक्ट प्रैक्टिस मेथड है, प्रैक्टिस करने के लिए होता है। प्रत्यक्ष अभ्यास विधि, इसका उल्लेख वहाँ पर पुस्तक में नहीं किया है तो इसको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि पुस्तक के आधार पे क्वेश्चन है। ग्रुप डिस्कशन है, ये भी काफ़ी लोगों में हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। वो काफ़ी सारे ग्रुप बना दो और आप उसमें बात करो तो बड़े ग्रुप में भी हो जाता है, ये स्मॉल ग्रुप की आवश्यकता नहीं है। रेस्पॉन्स टू इंस्ट्रक्शन मेथड आपका है कि जैसे जैसे हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके आधार पर रेस्पॉन्स करना। तो अगर हम सेंस लगाना चाहें तो इसको भी हम बड़े ग्रुप में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेंस आपकी टीचर ऑब्जर्व करता है इंस्ट्रक्शन देके और देखता है कि उस इंस्ट्रक्शन के आधार पे रेस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उस तरह के ऑब्जर्व करने के लिए बहुत बड़ा ग्रुप नहीं चाहिए। छोटा ग्रुप होगा तभी टीचर ऑब्जर्व कर पाएगा कि मेरी इंस्ट्रक्शन के आधार पर स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उस आधार पर फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक बनता है। ये घेरंड संहिता के जो सप्त साधन है उससे प्रश्न पूछा है, उससे भी कई बार प्रश्न आते ही रहते हैं सप्त साधनों से, ये भी ध्यान रखिए। मैं वो उन सब पार्ट को फोकस कर रहा हूँ जहाँ से लगातार प्रश्न बनते हैं, तो उसको भी आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। तो उनका क्रम पूछा है इन्होंने, तो यदि आपको थोड़ा भी ध्यान है कि घेरंड संहिता में 7 अध्याय, सबसे पहले षट कर्म का उल्लेख है, सी का, तो सी तो सब में दिया आपका। चलो, षट कर्म के बाद में आपका आसन का उल्लेख है, तो आसन आपका बी का सी और बी, तो आपके ये 2 बच गए। और तीसरे नंबर पे आपका आता है वहाँ पे मुद्रा, तो मुद्रा आ गया। इस हाथ पे थर्ड ऑप्शन होता है। याद करने का पार्ट है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जिस रूप में घेरंड संहिता में दिया गया वैसे ही आपको याद करना चाहिए। तो वहाँ पे आपका षटकर्म आएगा, फिर आसन आएगा, फिर मुद्रा आएगा आपका, फिर प्राणायाम आएगा, फिर आपका ध्यान आएगा, फिर आगे समाधि भी आती रहती है। ये सब पार्ट आपको देख लेने चाहिए। ये योग तत्वोपनिषद के अनुसार क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट है आपके, ये भी आपको याद ही होने चाहिए। इसमें उन्होंने पूछा कि योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपका शरीर लघुता और जठराग्नि का बढ़ना, ये आपके 2 पार्ट वहाँ पे दिए गए हैं, बाकी चीज़ें नहीं हैं। फैक्ट है, आपको याद होंगे तो कर पाएंगे। लॉजिक इसमें कोई लगाना संभव नहीं है, यही आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें बनेगा ए और डी। अगला वशिष्ठ संहिता से पूछा है यमों की संख्या क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है एक ही स्थान से। पहले पूछा था कौन सा यम है कौन सा नहीं है, अब इन्होंने पूछ लिया आपका कि यमों की संख्या कितनी है। तो आप देखेंगे लगभग सभी स्थानों पे योग दर्शन को हटा दो तो यम और नियमों की जो संख्या आती है आपकी 10 ही आती है। तो 10 आपका ऑप्शन, सिंपल क्वेश्चन है आपका। लेकिन ये आप देखिए यम से आपके 2 तरह से क्वेश्चन, 2 स्थान से क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं। ठीक है जी, ये आपका 8th यूनिट से है, थेरेप्यूटिक योगा से। हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब्ड स्लीप, इमोशनल चेंजेस आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, ये किसके आपकी विशेषताएं हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आपका आ चुका है, मतलब आपके जो गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उससे क्वेश्चन लगभग पूछते ही रहते हैं। तो ये आपके मीनोपोजल या पेरीमीनोपोज दोनों के सेम है। तो यहाँ पे पेरीमीनोपोज तो दिया नहीं था, मीनोपोजल आपका दिया है, तो मीनोपोज आपने चूज कर लिया। मीनोपोज ना होकर पेरीमीनोपोज होता आपका, तो वो आप चूज कर सकते थे। तो ये सिंपल पार्ट है, रिपीट है आपका, 4th ऑप्शन आपका इसके अंदर बनेगा। ये भगवत गीता से पूछा है उन्होंने कि स्थित प्रज्ञा के संदर्भ में वहाँ पे काफ़ी सारी विशेषताएं बताई। उसमें एक इंद्रिय निग्रह का उदाहरण दिया गया था कि हम इंद्रियों का नियंत्रण या निग्रह किस प्रकार से करें, उसमें किसकी उपमा दी गई है। तो वहाँ पे कहा गया है कि जैसे कछुआ अपने शरीर को अंदर की तरफ खींच लेता है, ऐसे हम अपने इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर की तरफ स्थित कर लेना चाहिए। तो आपको कूर्म मतलब कछुआ, कछुए का वहाँ पर उपमा के रूप में उदाहरण दिया गया है। तो ये भी लगभग मेरे ख्याल से पहले आया हुआ है, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लग रहा कि शायद आया हुआ है। ये आपका उपनिषद से क्वेश्चन है, मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम। ये कथन किस उपनिषद में ईश्वर की विशेषता के रूप में कहा गया है। अब ये जो पंक्ति है आपकी कठिन है, आपको अर्थ भी नहीं पता होगा, लेकिन कुछ शब्द आपको पता है, जैसे माया, प्रकृति, महेश्वर। फिर क्वेश्चन में कहा भी इन्होंने कि ईश्वर का स्वरूप वर्णित है। आप देखिए ऑप्शन, उस ऑप्शन से आप तुरंत बता सकते हैं कि क्या होगा। आपको नहीं पता है किसकी है, जैसे योगराज उपनिषद, आपको पता है योगराज उपनिषद में चक्रों की चर्चा, वहां पे ईश्वर की चर्चा नहीं है, बिल्कुल हटा सकते हो।
योग तत्वोपनिषद में भी ईश्वर की चर्चा नहीं, हठ योग की चर्चा है। त्रिशिकी ब्राह्मण में भी हठ योग की चर्चा है। ऑप्शन बहुत सिंपल दिए हैं, क्वेश्चन हो सकता है कठिन है लेकिन ऑप्शन आपका सिंपल है, क्योंकि ये 3 जो उपनिषदें हैं इनके अंदर ईश्वर की कोई चर्चा नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन को देखा और परेशान हो जाते हैं, इतनी कठिन पंक्ति कैसे बताएंगे, याद है ही नहीं, और हम अपना धैर्य खो के हम ऑप्शन को देखते ही नहीं है ढंग से। आपको कठिन पंक्ति है, सही बात है, लेकिन आपको ये भी धैर्य रखना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन बहुत ईजी हो। ये ऑप्शन बहुत ईजी है, क्योंकि यदि हमने थोड़ा भी अध्ययन किया है तो हमें पता है कि इन 3 उपनिषदों के अंदर ईश्वर की चर्चा नहीं है, ये हठयोग से संबंधित विषयों की चर्चा है। और श्वेताश्वतर तो प्रसिद्ध है, ब्रह्म की ईश्वर की बड़ी अच्छे स्तर पर चर्चा की गई है, तो ये आपका श्वेताश्वतर का है। और जो मायाम तो प्रकृति विद्यात, वैसे आपके सिलेबस के अध्यायों से नहीं है, ये 3रा अध्याय का पार्ट है, उस सिलेबस में आपका 2रा और 6ठा लगा हुआ है। तो कई क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर दे देते हैं कभी कभी, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको अपने माइंड पे विश्वास रखना है, कॉमन सेंस पे, और धैर्य नहीं खोना। आप बाहर से भी आएगा तब भी आप करने की संभावना उसमें बना सकते हैं। ये पहली यूनिट से क्वेश्चन है आपका कि श्रुति शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये भी कॉमन सेंस के आधार पे कर सकते थे, लेकिन कॉमन सेंस तो तब हो गए, फिर भी फैक्ट आपको चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अगर आपको पता है कि हमें पता कि पहले की परंपरा में वेदों का जो पठन पाठन होता था श्रवण परंपरा से होता था, लिपि इत्यादि का प्रयोग नहीं था ज़्यादातर उसमें, तो उस आधार पर आप वेद कर सकते हो। अगर वो भी नहीं पता फिर कठिन है, फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो वेद के कई सारे पर्यायवाची शब्द, श्रुति है, आमनाय है, निगम है, आगम है, स्वाध्याय है, तो ज़्यादा जो प्रसिद्ध वो श्रुति है। बाकी जो मैंने शब्द बोले वो कठिन है, उनका सामान्यतः आपका प्रयोग नहीं किया जाता भाषा में, तो वो नहीं पूछेंगे, उनके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। तो श्रुति है, ये आपका पूछा जा सकता है, ये वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, फिर भी नहीं पता हो तो कठिन है। ये योग दर्शन से क्वेश्चन आ गया आपका, और ये फिर मैं फोकस करता हूँ, ये रिपीट हुआ है। अभी आपके आगे पीछे पर वैराग्य का पूछा था, तो उसमें ऑप्शन में पुरुष ख्याति दिया था। अब उन्होंने क्वेश्चन में पुरुष ख्याति पूछ लिया और ऑप्शन में आपका पर वैराग्य आ गया। एक ही पार्ट को उन्होंने डबल डबल तरीके से पूछा है, तो एक क्वेश्चन दूसरे के लिए आंसर है और दूसरे का क्वेश्चन पहले वाला आंसर है। तो इसलिए धैर्य मत खोइएगा, ये सीधा सीधा फैक्ट है, पहली व्याख्या कर चुका हूँ। तत्परम पुरुष ख्याते है गुण वैतृष्णम, ये पर वैराग्य का पार्ट आपका है। ये भी योग दर्शन से, इसमें सूत्र पूछे हुए हैं, कौन सा किस पाद का है। तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही पज्या, ये साधन पाद का आपका, ये तो याद ही करने पड़ेंगे आपको। तस्य प्रशांत वाहिता स्थिति ही संस्कारात, ये आपका है, ये विभूति पाद का है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न है, समाधि पाद का है। तत्र ध्यानज मनाशय में कैवल्य पाद का है। सूत्र है, आपको याद होंगे। अगर एक भी याद है तो, या 2 भी याद है तो आप काम चला सकते हैं, तो नहीं याद है तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑप्शन देखिए आपके ना अलग अलग दिए हैं। अगर ए का भी याद आपको, तो समाधि पाद में जैसे आपका क्या है कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तो उस आधार पे भी आप कर सकते हो कि ए में 3 बनेगा आपका, ए का 3, हाँ 3 है, तो ए का 3 बनेगा तो सेकंड ऑप्शन हो गया, क्योंकि 3 और किसी में रिपीट नहीं है। तो इन चारों में से अगर एक भी याद हो तो आप आंसर को चूज कर सकते हैं। ये हठ प्रदीपिका से पूछा है, सूर्य भेदी के लाभ क्या है। प्रसिद्धि आपके कपाल शोधन करता है, कृमि दोष का हनन करता है, तो ए और डी बन जाएगा, फैक्ट का आधार है, तो उस आधार पे कर लीजिएगा। और तो कोई सेंस इसमें याद है तो अच्छे से कर सकते हैं, सेंस कई बार गलत भी हो सकती है। ये शिव संहिता से आया, शिव संहिता में कितने आसन बताएं, कौन कौन से आसन बताएं, ये भी कई बार रिपीट हुआ। शिव संहिता के आसनों से लगभग बार बार प्रश्न आपके पूछते रहते, संख्या पूछ लेंगे, नाम पूछ लेंगे, ये सब पार्ट है। तो इसमें आपका स्वस्तिक आसन भी है, उसमें पश्चिमोत्तान आसन भी है, 2 आसन आपके वहाँ पर बताए गए हैं। कुकुटासन, गोमुख वीर आदि उसमें नहीं है, तो ए और सी आपका ऑप्शन इसमें बनेगा। अगला आपका है शिक्षा से संबंधित 9th यूनिट का है। आधुनिक समय में मूल्य परक शिक्षा का भाव दिखाई देता है, बिल्कुल सही बात है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन आज के समय पे नहीं है, आजकल कमर्शियल वाला पार्ट ज़्यादा है, ज़्यादा तो पूर्ण रूप से कमर्शियल ही है। मूल्य वाला तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिखाई दे तो अलग बात है, नहीं तो शिक्षा पद्धति के अंदर नहीं है। टीचर अपनी तरफ से बता दे तो अच्छा है। ये पंक्ति ठीक है। फिर बताया कि नैतिकता क्या है, स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना। गलत बात, गलत बात, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है आपका ये। नैतिकता है, आपको जानते ही यम नियम आदि ये सब के लिए, धर्म का पालन, ये सब कुछ जो पार्ट है आपका, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, ये सब नैतिकता में आते हैं, जो भी अच्छी बातें हैं।
स्वयं के लिए अधिक सुख प्राप्त करना, ये सब नहीं है नैतिकता के अंदर। सुख प्राप्त करें लेकिन सभी करें, ये नैतिकता है। हम ही सब अधिक सुख प्राप्त करें, दूसरा ना करे, ये नैतिकता के अंतर्गत नहीं आएगा। तो पहली पंक्ति ठीक है, दूसरी गलत है। कॉमन सेंस का पार्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। ये योग वशिष्ठ का क्वेश्चन है आपका। पंक्ति दी यहाँ पे, मनसा स्पंदनम प्राण प्राणस्य स्पंदनम। तो पंक्ति है, निश्चित रूप से नहीं पढ़ी होगी, मैं ये मान के चलता हूँ। योग वशिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है और पंक्ति को पढ़ना तो बहुत कठिन है, लेकिन कॉमन सेंस आप जरूर लगा सकते हैं कि मन प्राण ये शब्द आपको पता ही है, स्पंदन शब्द भी पता है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मन और प्राण जब जुड़े हुए हैं तो हमें पता है कि यदि मन में स्पंदन होता है तो प्राण है आपका, वो प्राण का जो स्पंदन होता है वो आपका मन होगा। तो इस तरह से कॉमन सेंस के आधार पर आप मन को लगा सकते थे कि मन का स्पंदन प्राण है और प्राण का स्पंदन मन है। ये आपका ऑप्शन आपका बन जाएगा। ये आपका नाद बिंदु उपनिषद या हठ योग के कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें ये प्रकरण आता है आपका नाद अनुसंधान का। वहां सब पे आपका पार्ट है कि नाद अनुसंधान का जब अभ्यास करते हैं तो विविध प्रकार के गंभीर नाद सुनाई देते हैं हमें। तो गंभीर जो नाद है, दो प्रकार के नाद है, एक सूक्ष्म नाद है, गंभीर नाद है। तो यहाँ पर गंभीर शब्द पर फोकस करना कि जो गंभीर नाद है वो किस चरण में सुनाई देते। तो प्रथम अभ्यास में, वहां पर बहुत बार लिखा है प्रथम अभ्यास में आपको गंभीर नाद सुनाई देते हैं, और जैसे जैसे आप अभ्यास बढ़ाते जाते हैं तो आपको बाद में सूक्ष्म नाद भी सुनाई देते हैं, लेकिन प्रारंभ में आपको गंभीर नाद ही सुनाई देंगे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन बनेगा। ये नाद बिंदु उपनिषद से क्वेश्चन आ गया कि 12वीं मात्रा कौन सी है, ये रिपीट हो गया। अभी पीछे क्वेश्चन हमने पढ़ा था, वहां भी आपकी मात्राओं का संबंध था, तो वहां पे आपकी ब्राह्मी मात्रा को 12वीं मात्रा के रूप में हमने जोड़ा था, वही इन्होंने अलग से पूछ लिया। इन मात्राओं से पहले भी बहुत बार प्रश्न आपके आए हैं, और देखो यहाँ पे तो 2 बार उसी मात्राओं का प्रश्न आपसे घुमा फिरा के फिर पूछ लिया। ये योग दर्शन से आपके इनका क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे गुणों के पर्व आते हैं आपके, इससे भी क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है कि विशेष अविशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी, तो उनको बताना था। तो पहले विशेष आएगा, फिर अविशेष आएगा, फिर लिंग मात्रा आएगा, फिर अलिंग आएगा। ये याद होगा तो बता पाएंगे, अगर याद नहीं होगा तो बताना मुश्किल है। बस बाकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आप अपना देख लीजिएगा बुक इत्यादि के अंदर नोट्स में। तो ये सब क्वेश्चन थे। आगे आपके कॉम्प्रिहेंशन दिए हैं, कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं है, आप स्वयं से कर लीजिएगा, उनको मैं नहीं करा रहा हूँ। बस ये जो क्वेश्चन जो पार्ट था उसमें मैंने जो समझा सकता था मैंने आपको बताया। तो फिर आपको सुझाव दूंगा, आप पूर्व वर्ष के प्रश्न पत्र अवश्य करें। 20-30 क्वेश्चन कभी ज़्यादा भी तो कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से रिपीट हो जाते हैं, तो इसमें इतना ही रखते हैं। और आप अच्छे से अपना पेपर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम शम।